Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, screen is visible to all of you now? Yes, ma'am. Okay. First, tell me, is there any doubt regarding the previous two units? कोई doubt पूछना है? No? Okay. So let us start with today's lecture. Huh? Today we'll start with the third unit of your syllabus, that is Laplace transform. तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है? किसी चीज का फॉर्म चेंज करना, यानी उसका रूप बदल देना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शंस को के फॉर्म चेंज करना सीखेंगे। क्यों हम फॉर्म चेंज करेंगे, क्यों उनको ये करेंगे, उसका बेसिक सेंस, ये रूल, बेसिक रीजन ये है कि इस तरह से जब हम चेंज करेंगे, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे कि किसी फंक्शन को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी फंक्शन के इंटीग्रल को कैसे चेंज कर सकते हैं फॉर ए गिवन टाइप ऑफ लिमिट्स, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ फॉर्म ऑफ अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएटेड। मतलब तुमको पता है, सपोज एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है, तो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा, हम लोग पूरा जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, इन सबको ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म्स जो है, जैसे डेरिवेटिव भी है अगर एक फंक्शन का, वो भी ना एक क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरह के फॉर्म में 1/s+a या s² - a² या s⁴ - a⁴ इस तरह के टर्म्स में आ जाता है। ठीक, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, सेपरेट करना बहुत ईजियर है। जब हमारा टर्म जो है सेपरेट हो जाए, हम उससे हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको निकाल फाइंड आउट कर लें, तो उसके बाद फिर उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा के हम वापस अपना जो गिवन फंक्शन था उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो वहाँ क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेंगे, तो हमको बिना उसको सॉल्व किए, बिना किसी भी तरह के सॉल्विंग प्रोसीजर्स जो हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उनको बिना लगाए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। It will not be a very difficult thing for doing when it is having non-constant functions in non-constant terms as a product of higher order derivatives, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना। हम लोग अभी तक क्या सीखे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर है तो हम वैसे इक्वेशन को सॉल्व कर पाते जिनके कोएफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस तरह का भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। ठीक, तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी जो हम क्यों सीखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर ये क्वेश्चन मन में आए तो उसका रीजन यही है कि इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। और जब भी किसी भी प्रॉब्लम में, इंजीनियरिंग हो या कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जिसमें तुम किसी भी चीज का डायनामिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी चीज है जो टाइम के साथ या किसी और फैक्टर के साथ चेंज हो रही है, तब वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आएगा। अगर वो एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे, अगर वो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं। ठीक, तो इसलिए हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस सेंस में पढ़ना रहता है। ठीक, तो ये तो हमने जाना कि उसका जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको कैसे हम यूज करेंगे ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते कैसे हैं, कैसे किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। फिर हमको ये सीखना होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमने लगा लिया किसी फंक्शन पे, तो उसका जो चेंज्ड फॉर्म है, मतलब जो उसका फंक्शन चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म जो फॉर्म है उसका, उससे वापस हम अपने फंक्शन में कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि क्या हम कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट with the definition of Laplace transform.
Okay, so let us start with the definition of Laplace transform. क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये देख लेते हैं, ठीक। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना वो एक नोटेशन है एक्चुअली ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। इसीलिए हम इनको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इनको हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक तरह के नहीं होते, दो तीन आई थिंक 4-5 तरीके के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। एक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक और होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और भी ट्रांसफॉर्म है, हेंकल ट्रांसफॉर्म, ये सब भी है। लेकिन हम उनमें से एक को पढ़ने वाले हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक। इनको हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पे एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक। सपोज यू हैव अ फंक्शन, लेट f of t be a function of variable t, ठीक। एक वेरिएबल हमने जो हमारा वेरिएबल है उसका नोटेशन दिया है t, तो उस t से बना जो वो फंक्शन है डिपेंडेंट फंक्शन, उसको हमने नाम दे दिया f of t, ठीक। तो अगर तुमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t बोल रहे हैं यानी कि तुमने इस फंक्शन f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, तो उसको डिनोट हम इस तरह से कर रहे हैं l of f of t। और इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम इस फंक्शन f of t को 0 से इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट करते हो with multiplying it with the term e to the power minus st, ठीक। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ f of t एक फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, then it is nothing but the integration of the function e to the power minus st f of t dt, ठीक। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन f of t is the value of the integral from 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, ठीक। यानी इस फंक्शन को f of t को e to the power minus st के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और उसको इंटीग्रेट करें बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे ये जो s है ना, ये एक नया पैरामीटर है जो हम जोड़ते हैं। इस पैरामीटर पे यही कंडीशन है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी, बट इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक। ये नया पैरामीटर आ जाता है, यानी कि हमको जब आंसर जब मिलेगा ना, जब इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डाल लेंगे, तो क्या होगा, ये t हट जाएगा। t जो भी इंटीग्रेट होगा फंक्शन f of t की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा, लिमिट डल जाएगा, t की वैल्यू पूरी हट जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, इस नए पैरामीटर s में, ठीक। यानी कि जो आंसर आएगा वो s का फंक्शन होगा। इसीलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, f bar of s। f bar ये डिनोट करता है कि ये फंक्शन f और ये फंक्शन f सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूर फंक्शन सेम रहता नहीं है। जैसे सपोज f of t मैंने लिया t, तो ये जरूरी नहीं है कि f of s जब आएगा वो t के टर्म्स में आएगा, t या s या s स्क्वायर ऐसा आएगा, वो कुछ और फंक्शन आएगा। इसीलिए हम उसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये f से बन रहा है इसीलिए f नोटेशन को लिया, लेकिन ये बताने के लिए कि ये और ये अलग है, हम इसको डिनोट कर लेते हैं f बार से, ठीक। और ये किसका फंक्शन बनेगा, s का। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल ऑन द न्यू पैरामीटर s, that's why use the notation f bar of s, ठीक। तो क्या समझ में आया हमको, डेफिनेशन क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इफ यू टेक एनी फंक्शन f of t which is a function of variable t, then Laplace transform of that function f of t is nothing but the integral e to the power 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, ठीक। रादर यहाँ पे मैं एक और चीज भी तुम लोगों को बता दूं तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए, कि ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जितने भी होते हैं ना, सब में बेसिक फॉर्म यही रहता है। एक टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको e टू द पावर f of t से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल का लिमिट क्या लेंगे हम लोग, और ये जो फंक्शन जो है उसको हम लोग करते हैं कर्नल। कर्नल जो है वो बदलता है। इस फंक्शन क्या कर्नल है और क्या लिमिट है इंटीग्रल का, उसके हिसाब से वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कर्नल का वैल्यू e टू द पावर माइनस st है और लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो उसको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। वैसे ही कर्नल का वैल्यू अगर e टू द पावर is आ जाता है, तब ist आ जाता है, रादर e टू द पावर माइनस ist आ जाता है, तो वो बन जाता है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस एक जनरल जान के रखो कि ये कोई भी जो भी इस तरह का टर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, वो सबका बेसिक फॉर्म सेम रहता है। दो चीजें चेंज होती है, एक ये फंक्शन जिससे ये प्रोडक्ट होता है, और ये लिमिट जो हम इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है।
तो हमको अभी के लिए क्या याद रखना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बार बार यूज होगा, बेसिक चीज है ये, याद एकदम अच्छे से रट जाना चाहिए हमको कि एल ऑफ एफ ऑफ टी बोला, अगर मैंने कहा कहीं पे भी बताओ मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये डेफिनेशन है उसका, उसको बार बार याद रख लेना है ना, 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। ठीक, अब ये कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर द फंक्शन विल हैव अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और नॉट। ऑल द फंक्शंस कैन नॉट हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देयर आर सम कंडीशंस, ये दो कंडीशंस हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगेन मैं ये लिखा नहीं रही हूँ, तुम लोग बुक से देख के लिख सकते हो। कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का, यानी कि ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा और s ग्रेटर देन a इफ f of t is continuous। सबसे पहले हमको कंटिन्यूस फंक्शन होना मिलना चाहिए, और दूसरा जो सेकंड कंडीशन है that is limit t tends to infinity into the power minus at f of t dt is a finite value। ठीक, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये भी याद कर लेना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमको अभी चेक करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फंक्शन की कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा कि नहीं, हम मान के चलेंगे जो हमको फंक्शन दिया है उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। लेकिन ये दो कंडीशंस कभी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि क्या कंडीशन है कि फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, स्टेट द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये दो कंडीशंस है। ठीक, लेकिन ये कंडीशंस जो है ना ये ना सफिशिएंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है, यहाँ लिखा ही हुआ है देखो, सफिशिएंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। उसके एक एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस, लेकिन हम लोग तुमको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फिर भी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो दो कंडीशंस हमने पढ़ा ये सफिशिएंट है, मतलब अगर ये दो कंडीशंस है तब तो जरूर होगा कि फंक्शन जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। लेकिन इनमें से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन ना होने के बावजूद भी ऐसा होता है कई बार कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, सॉरी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक, सो दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, so these are the conditions, now let us see how to use them। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अपने डिफरेंशियल इक्वेशन तक के लेके जाना है ना, तो हम लोग को क्या करना है, बहुत थॉरोली पढ़ लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। हम हर बार इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ टर्म्स के जो हमारे कॉमनली नोन फंक्शंस है उनके ट्रांसफॉर्म को एज ए फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक, so let us check what will be the Laplace transform of some known functions, commonly used function, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं अभी नहीं बता रही हूँ, जब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तभी मैं वहां पे बताऊंगी। ठीक, तो टॉपिक का नाम लिख लो, ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस मतलब बहुत जो सबसे कॉमनली यूज्ड एंड सिंपलेस्ट फंक्शंस है उनको का ट्रांसफॉर्म क्या आता है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक, उनमें से सबसे पहला फंक्शन जिसका ट्रांसफॉर्म हम बनाना सीखेंगे वो होगा एल ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 लेके सॉल्व करेंगे, है ना। या 1 सबसे कॉमन सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है, मतलब 1 यानी क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। जैसे अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है 5 का ट्रांसफॉर्म निकालो, तो 5 में से 5 को कॉमन निकाल के वहां फंक्शन में तुम 1 ले सकते हो और 1 को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू या फॉर्मूला लगा के तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो यानी यहाँ L of 1 निकालने का मतलब वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट। ठीक, सो f of t अगर 1 लेते हैं तो हम ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन गिवन बाय से इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ एक और चीज बता दूं, दिस वेरिएबल t इज आल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, सो t विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ लेट अस यूज दिस फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1 यूजिंग definition of Laplace transform।
क्या लिखा हमने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, L of f of t is equal to the integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। मैं इसको बार बार लिख रही हूँ, तुम लोग भी बार बार लिखोगे जिससे तुम लोग को ये याद हो जाए। यू डोंट हैव टू sit and memorize it. If you use it many times, you will be as such remembering it. Okay? तो ये क्या बन जाएगा, e to the power minus st dt, है ना। f of t की वैल्यू अगर 1 ले लिए तो L of 1 जो है वो क्या बन जाएगा हमारा 0 to infinity e to the power minus st f of t। तो ये तो सिंपल फंक्शन है e to the power minus st, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ मुझे। What will be the integration of e to the power minus st? minus e to the minus st upon s. Yes, minus e to the power st upon e to the power minus st upon s। सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है, लिमिट t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो s को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे। नाउ लेट अस पुट द लिमिट्स 0 टू माइनस इंफिनिटी। ठीक, अब जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा e टू द पावर 0। डिनोमिनेटर तो दोनों टर्म्स में सेम रहेगा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, minus 1 upon s into e to the power minus infinity minus e to the power 0। Now tell me what is the value of e to the power minus infinity? Anyone? 0 0 है ना, e to the power minus infinity की वैल्यू 0 होती है। अगर याद नहीं है तो साइड में लिखते चलो, e to the power infinity की वैल्यू infinity होती है और e to the power 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये तीनों चीजें याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अपर लिमिट 0 हो गया, लोअर लिमिट हो गया 1, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके बन गया प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 1/s, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s। ठीक, अगर ये 1 की जगह मैं 5 लिख दूं तो क्या आ जाएगा 5/s, क्योंकि 5 को बाहर लेके हम इंटीग्रेट करेंगे, बाद में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनी कांस्टेंट k अगर लिया तुमने तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा k into 1/s। ठीक, चाहो तो फॉर्मूला लिख के भी रख सकते हो। ये फॉर्मूलेस को तुम लोग यहाँ तो लिख ही रहे हम लोग डिराइव कर रहे हैं, कॉपी के स्टार्टिंग में या एंड में या मार्जिन के ऊपर सारे फॉर्मूलेस को एक के बाद एक लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और वो फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला फॉर्मूला याद कर लोगे तो दूसरा फॉर्मूला फट से याद हो जाएगा। ठीक, पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो दूसरे एक्सरसाइज का इजीली याद होगा। ठीक, अगर पहला याद नहीं रहेगा तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा और आगे बना भी नहीं पाओगे। इस यूनिट में फॉर्मूला याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट प्रोसीड विथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेट करके कहीं नहीं सॉल्व करने वाले, सब जगह हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारा L of 1, और इसी से तुम जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि L of एनी कांस्टेंट k इज k/s। ठीक, अब सेकेंड फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला फॉर L of e to the power 80। सबसे पहले कांस्टेंट का निकाल लिया, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकाल रहे हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो लीनियर फॉर्म में है। ठीक, e to the power 80 अगर है तुम्हारा फॉर्म। ठीक, प्रोसीजर वही करेंगे हम लोग फिर से। f of t को ले लेते हैं, लेट f of t इज इक्वल टू e to the power 80। ठीक, फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करते हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर से फॉर्मूले में पुट करो, L of e to the power 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity, ये तो नहीं बदलने वाला, e to the power minus st ये भी यही रहने वाला है। क्या बदल रहा है बार बार हमारा, ये f of t है ना। पिछले क्वेश्चन में f of t की जगह 1 डाले थे, यहाँ हमने f of t की जगह e to the power 80 डाल दिया। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0 to infinity e to the power minus of s minus a t dt। ठीक, सो ये कंडीशन हमने नेसेसरी कंडीशन में ही पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट a अगर है देन s हैज टू बी ग्रेटर देन a। तो इसलिए जब भी तुम लोग साइन कॉमन लेते हो ना
यहाँ से मैं इसको a माइनस एस भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसको माइनस ऑफ s माइनस ए लिखा। क्यों? क्योंकि s इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन a, सो इट इज बेटर टू टेक इट इन दिस वे। a माइनस एस लिखने से हर बार नेगेटिव नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो बेटर है हम माइनस साइन को कॉमन ले लें, सो इट विल बी माइनस ऑफ s माइनस ए इंटू टी। ठीक, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन में ये आता है कि ये जो इंटीग्रल है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब s की वैल्यू ग्रेटर देन a है। ठीक, तो अगेन सेम इंटीग्रेशन है, बस वहां कांस्टेंट s था, यहाँ s माइनस ए आ गया, तो ये इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस ए टी अपॉन s माइनस ए। लिमिट पुट करेंगे फिर से 0 टू इंफिनिटी। लिमिट पुट करके मुझे बताओ तो क्या आंसर आ रहा है? t की जगह इंफिनिटी और 0 पुट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैम 1 माइनस 1 by s minus a. राइट, वेरी गुड। 1 अपॉन s माइनस ए। ठीक, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये फॉर्मूलेस तो मतलब बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको तो एकदम रट्टा हो जाना चाहिए। हो भी जाएगा अगर तुम लोग कंटिन्यूअसली साथ साथ में क्वेश्चन बनाते जाओगे, बाद में एक आध बार कॉपी खोल के देखोगे, कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो ये याद भी हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलेस है नहीं है। ठीक, तो एल ऑफ 1 क्या आया? 1 बाई एस। एल ऑफ e टू द पावर 80 क्या आ गया? 1 अपॉन s माइनस ए। ठीक, नेक्स्ट लेट अस फाइंड द नेक्स्ट फॉर्मूला, एल ऑफ t। थर्ड वन, लेट अस गेट द फॉर्मूला ऑफ एल ऑफ t की जगह डायरेक्टली चलो t टू द पावर n का निकालते हैं। ठीक, तो एल ऑफ टी टू द पावर n, यानी फिर से ले लेंगे हम लोग, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर n। ठीक, और फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म रादर, you will have L of t to the power n is equal to the integration 0 to infinity e to the power minus st t to the power n t। ठीक, तो लेट अस फाइंड इट। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना? ये तो डायरेक्टली एक स्टेप में इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कौन सा सेकंड फंक्शन लेंगे? u किसको लेंगे, v किसको लेंगे? t to the power n को u। हाँ, t टू द पावर n को u लेंगे और ये v बन जाएगा। ठीक, और हम फॉर्मूला ना, तो जनरल जो फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग दिस u v टर्म अप टू n terms, then the formula is u into v1 minus u dash into v2 plus u double dash into v3, like that we have gone on। ठीक, तब तक करते जाते थे जब तक कि ये जो डिफरेंशिएट होने वाला टर्म जो है वो डिफरेंस हो के 1 तक के कांस्टेंट तक के नहीं पहुंचता था। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाने से पहले मेरे को एक बार बताओ कि ये जो t टू द पावर n है, इसको मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगा? मैम n टाइम्स। n times, isn't it? मैं अगर इस टर्म को n टाइम्स इंटीग्रेट करूंगी, इफ आई इंटीग्रेट दिस टर्म, सॉरी नॉट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट दिस टर्म n टाइम्स, द डेरिवेटिव विल बी द कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट आता था वो भी तुम लोगों ने पढ़ा है, किसी को याद है? अगर मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करूं, जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसमें ये फॉर्मूला पढ़े हो तुम, n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर n, या रादर n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, क्या आता है? मैम 1। 1 नहीं, एक सिंपल लगा के देखो, अगर तुम एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करते हो क्या आंसर आता है? मैम 2। 2।
अगर तुम एक्स क्यूब को 3 बार इंटीग्रेट करते हो तो डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आंसर आता है? मैम 6। 6, दैट इज 3 फैक्टोरियल। अगर x टू द पावर 4 को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, राइट। सो इन जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर t टू द पावर n को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू आती है n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये चीज को हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, ये इंटीग्रेशन करना शुरू किए हम लोग, ये जनरल फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे? u यानी t टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन s, एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस साइन t टू द पावर n को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, और ये टर्म एक और बार इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस साइन बन जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, 1/s पहले से था, फिर से e टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रेट हुआ तो फिर से माइनस 1/s आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट टर्म में ये प्लस साइन हो जाता है, ये वाला टर्म फिर से डिफरेंशिएट होता है तो n पहले से था, एक अब आ जाएगा n माइनस 1 इंटू टी टू द पावर n माइनस 2, ये वाला टर्म फिर से इंटीग्रेट होगा तो फिर से आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस क्यूब, सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मुझे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट नहीं मिल जाता। और वो हमने क्या देखा, ये हमारा जो ये u टर्म था ये क्या है? t टू द पावर n है। इसका आंसर कांस्टेंट कब आएगा? जब ये n टाइम्स इंटीग्रेट होगा, सॉरी डिफरेंशिएट होगा। ठीक, और ये जब n टाइम डिफरेंशिएट होगा तो इसके साथ वाला टर्म कितनी बार इंटीग्रेट होगा बताओ? जब u n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो v कितनी टाइम्स इंटीग्रेट होगा? यस, n प्लस 1 टाइम्स। हर एक टर्म में देखो, ये जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है उससे एक बार ज्यादा ये इंटीग्रेट हो रहा है। ये 1 टाइम्स हुआ तो ये 2 बार इंटीग्रेट हुआ, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेट डिफरेंशिएट हुआ तो ये 3 बार। ठीक, तो मेरा ये जो सीरीज है वो तब तक चलेगा जब तक ये कांस्टेंट नहीं आता, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक कि मैं u को n टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं करती, और u को जब मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगी तो v n प्लस 1 टाइम्स इंटीग्रेट होगा। ठीक, so let us also check what will be the nth integration of e to the power minus st। एक बार इंटीग्रेट किए, यहाँ दिख ही रहा है, एक बार इंटीग्रेट किए हम लोग तो क्या आया आंसर हमारा? v1 जो है वो कितना आया? माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस। दो बार किए तो आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ ना माइनस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vn? अगर n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? -1 पावर n। हाँ, -1 का पावर n e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन s का पावर n। ठीक, तो यही फंडा अगर यहाँ अप्लाई करें हम लोग तो ये जो टर्म है लास्ट वाला वो कैसा आएगा? ये टर्म, ये जो पहला जो डिफरेंशिएट होता जा रहा है ये डिफरेंशिएट हो होके n टाइम्स डिफरेंशिएट जब होगा तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि t टू द पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर n फैक्टोरियल आता है। और जब ये n टाइम्स डिफरेंशिएट होगा ये v जो है वो n प्लस 1 टाइम्स इंटीग्रेट होगा, यानी कि हमको मिलेगा -1 का पावर n प्लस 1 e to the power minus st upon s to the power n plus 1. Like this you will get it. Got it? Yes. लास्ट टर्म पता चला। हाँ, लास्ट टर्म जो है ना साइन ये भी चेंज होता रहता है। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था सीरीज में कि यहाँ ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स चलता है ना। तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो एक्चुअली इस सीरीज में लास्ट टर्म जो है उसका पावर आता है -1 का पावर n-1। तुम अगर करके भी देखो तो ये देखो, ये पहला टर्म पॉजिटिव है तो मैं अगर इसमें लिखूं -1 का पावर 1-1 तो ये 0 हो गया। यहाँ आएगा -1 का पावर 2-1, यहाँ आएगा -1 का पावर 3-1। यानी इन जनरल जो लास्ट टर्म होता है nth टर्म होता है इस सीक्वेंस का, उसका पावर आता है -1 का पावर n-1। ठीक है, इसलिए हम इसमें
ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसको कंटिन्यू करते हुए लास्ट टर्म को लिखेंगे -1 का पावर n-1। हम नहीं जान सकते ना कि वो प्लस होगा कि माइनस, क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम n क्या है। n अगर ऑड होगा तो प्लस आएगा, इवन होगा तो माइनस आएगा, इसलिए इन जनरल हम उसको क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर n-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। अब हमने इंटीग्रेशन तो पूरा कर लिया, अब हम इसमें लिमिट डाल लेते हैं। ठीक, तो लिमिट डालोगे तो क्या आएगा आंसर बताओ? पहले ये लास्ट टर्म में ना लिमिट बाद में देखेंगे, पहले मैं बाकी टर्म्स का बता रही हूँ। देखो बाकी टर्म्स में जब मैं अपर लिमिट डाल रही हूँ सब में ये टर्म जो है 0 हो जाएगा अपर लिमिट, क्योंकि e टू द पावर -∞ बन जाएगा। ठीक, जब मैं लोअर टर्म डालूंगी t इक्वल टू 0 तब भी ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को सब में t मिल रहा है। t का पावर यहाँ n है, यहाँ n-1 है, या n-2 है, जो भी है, सिर्फ ये लास्ट टर्म में t नहीं है, उसके पहले तक के t आएगा। ठीक, तो ये जो पूरा पार्ट है up till the last term they are all going to be 0 for both upper and lower limit, ये पूरा 0 आने वाला है। ठीक, बस हमको लास्ट टर्म में पुट करना है। तो लास्ट टर्म कितना आ रहा है देखो, यहाँ से -1 का पावर n-1 है, यहाँ से लिख लिया तो आया +n+1, n फैक्टोरियल को ले लिया, यहाँ से आ गया हमारे पास -1 का पावर n+1, सॉरी ये तो ले चुके हम लोग। ठीक, इतना टर्म कॉमन है। अब हम लोग लिमिट डालते हैं, जब अपर लिमिट डालेंगे तो ये आएगा e टू द पावर -∞, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो आएगा e टू द पावर 0 अपॉन s टू द पावर n+1। ठीक, यानी यहाँ क्या आ रहा है, -1 का पावर 2n n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। ठीक, -1 का पावर 2n यानी हो गया 1, तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी याद करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n is n factorial upon s to the power n+1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑल ऑफ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फॉर्मूला एक भी छोड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन से शुरू करके जितने फॉर्मूले बता रही हूँ सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे L ऑफ t टू द पावर n की वैल्यू। नोटेड, कोई डाउट है यहां तक के? नेक्स्ट हमको चाहिए L ऑफ sin 80। लिख लिए सबने? Yes. प्लीज रिप्लाई हाँ। ओके, तो नोट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कौन सा नंबर 4 है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80। ठीक, फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे, अभी तक तो समझ गए होगे कैसे लिखना है। sin 80 है तो ये हमारा ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है वो अगर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 to ∞ e टू द पावर -st, f ऑफ t की जगह आ जाएगा sin 80t। ठीक, यहाँ पे हमारा फिर से फॉर्मूला लगेगा e टू द पावर ax sin bx का। हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो e टू द पावर ax sin bx का फॉर्मूला अगर लगाते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर -st अपॉन -s का होल स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक, इंटू -s sin 80 माइनस a cos 80। मैं ये इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फॉर्मूला हम लोग कई बार लिख चुके हैं, कई बार लिख कर चुके हैं। अगर तुम लोग को अभी भी याद नहीं हुआ है तो जहां लिख के रखे हो वहां से देख के फिर से यहाँ साइड में फॉर्मूला लिखो। जितनी बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 0 to ∞, यही बेस्ट तरीका है फॉर्मूला याद करने का। बैठ के याद रटने से बहुत इजियर है, बहुत जल्दी याद होता है अगर तुम बार बार फॉर्मूले को लिखते जाओ। जहां यूज हो रहा है वहां एक बार करके फॉर्मूला लिखो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। So these are the value limits we will be getting. लिमिट पुट करके बता सकते हो क्या क्या आंसर आ रहा है? लिमिट पुट करके बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर आएगा।
अपर लिमिट में क्या वैल्यू आ रही है पहले बताओ? मैम 0। 0, क्योंकि e टू द पावर माइनस एस टी है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो अपर लिमिट को तो आगे और कुछ पुट ही मत करना, सीधा 0 लिख देना, ठीक। माइनस लोअर लिमिट में क्या होगा? t की जगह यहाँ 0 आएगा, तो ये यहाँ पे टर्म बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ अंदर डलेगा तो क्या आएगा? साइन 0 विच इज 0 0, एंड कॉस 0 इज 1 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, ठीक। तो ये आ गया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करने से तुम लोगों को cos 80 का भी फॉर्मूला बन जाएगा। मैं उसको डायरेक्ट लिखा दे रही हूँ, तुम लोग खुद से डिराइव करके देखना, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। cos 80 का फॉर्मूला बनता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 80। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को गलत लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में कर देते हैं। ध्यान से याद रखना, साइन कॉस, साइन पहले आता है ना, इसीलिए ए हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी अगर हम देखें तो ए पहले आता है, इसीलिए साइन 80 में ए को याद रख लेना, कॉस 80 में एस को। मतलब ये तो अपने मन से ट्रिक बना के याद रखना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है, दोनों में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, न्यूमरेटर चेंज होगा। साइन 80 का ए आएगा, यानी कि यहाँ टी जो हमारे फंक्शन में टी का कोएफिशिएंट होगा वो आएगा, और कॉस 80 में ये एस आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लेट अस गेट द फॉर्मूला ऑफ sin hyperbolic 80, या rather let us get it for cos hyperbolic 80, L of cos hyperbolic 80, ठीक। इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, ये बन जाएगा हमारे पास वही फॉर्मूला, डेफिनेशन लगाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic 80 is the integral 0 to infinity e to the power minus st cos hyperbolic 80 dt, ठीक। अब इससे पहले वाले में तो हमारे पास फॉर्मूला था, तो हमने डायरेक्टली यूज कर लिया था, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये cos हाइपरबोलिक 80 को तुम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो और उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर लो, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के उसको रीअरेंज करके, जैसा तुम लोग पढ़ते हो जब दोनों फंक्शन रिड्यूस नहीं होते तो जिस तरह से आइलेट लगाते हैं उसको कर सकते हैं। तो मुझे इजियर लगता है कि हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर ले, तो मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। So let us take it 0 to infinity e to the power minus st cos hyperbolic 80 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा e to the power 80 प्लस e to the power minus 80 अपॉन 2, ठीक। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। वैसे ही साइन हाइपरबोलिक 80 में क्या चेंज आएगा, ये प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे दो टर्म्स मिल जाएंगे हमको, एक मिलेगा हमको e टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस a इंटू टी, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर लोगे, ठीक। इन दोनों का जो प्रोडक्ट लोगे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, तो आएगा e टू द पावर माइनस ऑफ s प्लस ए टी, ठीक। अब ये दोनों टर्म्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट आ रहा है वो तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। यू विल हैव माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू टी अपॉन s माइनस a माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ s प्लस a इंटू टी अपॉन s प्लस a, ठीक। लिमिट लेट अस पुट 0 टू इंफिनिटी, ठीक। अब इसके बाद इसमें लिमिट पुट करके मेरे को फिर से बताओ तो क्या वैल्यू आ रही है।
जल्दी बताओ। मैम a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस, वेरी गुड। एक्चुअली इसमें लिमिट डालने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 1/s-a प्लस 1/s+a। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट विल बी s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये आएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at इज दिस मच। अच्छा, अब तुम लोग बताओ तो मुझे, कैन यू गेस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर साइन हाइपरबोलिक at A विदाउट upon s एक्सप्रेशन? minus a square. हाँ बोलो। A upon a s minus अपॉन a square. यस राइट, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले में भी चेंज वही वही है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, सिर्फ ये प्लस साइन माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, तो सॉल्व करते वक्त न्यूमरेटर में a बचेगा। तो यू विल बी गेटिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इज s अपॉन a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूलेज हो गए। ये देखो यहाँ बुक में भी पूरे एक साथ लिखे हुए हैं, तुम लोग भी अपनी कॉपी में एक जगह सबको लिख के रखना। यू विल हैव टू मेमोराइज दैट। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी डिराइव कराया ना t टू द पावर n का, ये उसके लिए है जब n इंटीजर है। इसमें यहाँ पे ना साइड में लिख लेना, when n is an integer, क्योंकि इंटीजर होगा तभी तो उसका फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं रूट टी का डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लिख के रख लेना, when n is integer this formula is applied when n is integer, यहाँ पे भी लिख लेना n is integer। ठीक, जब ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है लेकिन रियल है, अगर when n is पॉजिटिव नॉन इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल टर्म आ रहा है अगर, तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज गामा ऑफ n प्लस 1। गामा फंक्शन पढ़े थे ना हम लोग, बीटा गामा फंक्शन, तो गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 व्हेन n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक, बुक में एक ही जगह लिखा हुआ है, तुम भी एक साथ लिख सकते हो लाइक दिस, t टू द पावर n n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होगा जब n इंटीजर है, अदरवाइज इट विल बी गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। अब देखो फॉर्मूलेस को डिराइव करके मैं इसीलिए बताई क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिखाती जाती तो तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता क्यों ये फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं हम लोग, और याद करने में भी हमको, क्योंकि हम रट्टा मारते हैं। अभी क्या हमने समझ लिया फॉर्मूले को, ठीक, तो अभी याद करना ज्यादा इजियर पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को फॉर्मूलेस का डेरिवेशन बताया। बहुत कम चांसेस है कि इसके डेरिवेशन पूछे जाए, लेकिन हो सकता है, एक बार देख के रखना, समझ के रखना कि तुमको ये फॉर्मूलेस कैसे मिलते हैं। ठीक, तो सारे जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनमें सिंपली हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, दैट्स ऑल, यही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसके बाद ही जाके हम लोग जो क्वेश्चंस में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करना सीखेंगे। ठीक, सो आज हम लोग प्रॉपर्टीज को भी लिख लेते हैं, कल हम लोग इनको यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे किसी गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, वो देखेंगे। ठीक, तो नोट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
और भी प्रॉपर्टीज आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, अभी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक, ये क्या बताता है हमको कि अगर हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर हमारे फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ एक और फंक्शन एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो वो फंक्शन ऐड हो जाएगा, वो फंक्शन का ट्रांसफॉर्म ऐड हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्टेड है तो उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक, तो इन जनरल सपोज एक फंक्शन है मेरे पास जो इस फॉर्म में है, a into some function of t plus b into some function of t minus c into some function of t, मतलब कि प्लस साइन और माइनस साइन बीच में लगा है और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं और सम और डिफरेंस पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्प्लिट हो जाता है। तो ये आ जाता है a into l of f of t plus b into l of g of t minus c into l of h of t। ठीक, ये हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी है और इसका जो डेरिवेशन है वो दिया हुआ है बुक में, मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल डेरिवेशन है। सिंपली क्या है, मतलब सिंपल तरीके से अगर समझना चाहते हो तो तुम लोगों को मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी रखता है। इंटीग्रेशन अगर किसी फंक्शन का कर रहे हैं उससे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो वो बाहर आ जाता है, और अगर कोई प्लस या माइनस साइन है तो उस पर स्प्लिट हो जाता है। ठीक, वही चीज को यहाँ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख के रख लो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दैट गिव्स यू L of e to the power at into f of t is equal to f bar of s minus a, ठीक, where L of f of t is f bar of s। इसका क्या मीनिंग है मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। वी आर एज्यूमिंग लेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t is denoted by f bar of s, then in exponential term multiplied with that function f of t, if you want to find the Laplace transform of that term, that will be equal to f bar of s minus a। ठीक, ये कैसे हो रहा है ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ बिकॉज आई हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन। ठीक है, मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, बस फॉर्मूले को नोट कर लिया है सबने तो मेरे को बताना, मैं मीटिंग एंड करूंगी। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। मैम एक बार रोल नंबर 52 प्रेजेंट है कि एब्सेंट बता दीजिए क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा था तो। ओके, आई विल मार्क इट एंड सी इट आफ्टरवर्ड्स, टेक टाइम टू check the attendance, okay? Yes ma'am, section F roll number 52 स्वास्तिक शुक्ला। okay okay, जिन लोगों का हो जाता है you can leave the meeting। सबने लिख लिया ना, मैं shall I end the meeting? Yes ma'am। Okay।